हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पे जितने भी आपके 10th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी चैप्टर्स हम आपके बोर्ड्स एग्जाम से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। हम पूरा ट्राई करेंगे कि जितने जल्दी हम सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं उतने जल्दी हम लोग अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे उन्हें कवर करने के लिए। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमें देखना है कि जो हम अपने मतलब आसपास सराउंडिंग्स में चीजें होती है तो क्या वो रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो उनको चेक करने का सबसे अच्छे तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि कहीं उसमें चेंज इन स्टेट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने पानी को फ्रिज के अंदर रखा तो थोड़ी देर बाद मतलब जब फ्रीजर में से हम उसे निकालेंगे तो वो आइस बन चुकी होगी, यानी स्टेट का चेंज हुआ। पहले वो पानी में था, लिक्विड स्टेट में था, देन वो आइस बन गया यानी कि सॉलिड स्टेट में हो गया। तो सबसे पहले हम इससे पता लगा सकते हैं कि चेंज इन स्टेट हुआ है यानी कि ये रिएक्शन अकर हुई है। देन चेंज इन कलर, कभी कभी कुछ हम जब केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। हो सकता है उससे पहले उस सब्सटेंस का कलर रेड था लेकिन उसको किसी और चीज के साथ मिलाया गया तो अब उसका कलर ब्लू हो गया है। तो यहां से हम चेंज इन कलर से देख सकते हैं कि रिएक्शन अकर हुई है या नहीं हुई है। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हम दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो हो सकता है कोई गैस निकले उसमें से, या हाइड्रोजन हो सकती है या कार्बन डाइऑक्साइड या आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोई भी गैस निकल रही है, इसका मतलब उसमें रिएक्शन हुई है। तो ये हमारा तीसरा मतलब प्रॉपर्टी बन जाती है कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। देन चेंज इन टेम्परेचर, जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं ना तो कभी कभी उसमें से हीट रिलीज होती है। तो क्या होता है, हम जिस बीकर को मतलब जिसमें हमने केमिकल्स मिक्स किए उस बीकर को अगर हाथ लगाएंगे तो वो हमें गर्म लगेगा। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि इसमें रिएक्शन हुई है। या फिर हो सकता है वो बीकर हमें ठंडा लगे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा लगे, तो इसका मतलब उसमें रिएक्शन हुई है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमें दिखता है कुछ कुछ रिएक्शंस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब इन चार प्रॉपर्टीज में से अगर कोई एक चीज भी हो रही है तो इसका मतलब रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। नाउ अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को आखिर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जब भी हम जो सब्सटेंसेस को मिला रहे हैं ना उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जब वो सब्सटेंसेस मिक्स होके कुछ एक नया सब्सटेंस दे देते हैं तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब इनको लिखने का तरीका क्या हो जाता है, सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स को। यहां पे जैसे ए और बी जो है वो आपके रिएक्टेंट्स हो गए, इन्हें हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे। देन सी एंड डी जो है वो आपके प्रोडक्ट्स हो गए, इन्हें लिखा हमने राइट हैंड साइड पे। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए प्लस बी को हमने मिक्स किया है इसलिए उनको एरो के टेल पे लिख रहे हैं। देन सी और डी जो है वो हमारे नई चीजें बनी है यानी कि वो प्रोडक्ट्स बने हैं तो उन्हें हमने एरो के हेड पे लिखा, इस तरीके से। अब आप जब अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो रिएक्शंस आपको बताई जाएगी कि वो बैकवर्ड भी होती है। हो सकता है कि सी प्लस डी ने मिक्स हुए और वो ए प्लस बी बन गए। तो इस टाइप की रिएक्शंस भी आप पढ़ेंगे, इसलिए इस एरो का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है रिएक्शंस के मामले में। तो यहां पे ये अपन को बताता है कि कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। जैसे अभी ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रही है यानी कि फॉरवर्ड हुई है रिएक्शन। इनके सी प्लस डी से ए प्लस बी बन रहा होता तो वो हम उसे बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम सीखेंगे कि आखिर केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। तो जो मैंने आपको वो तरीका बताया उसमें आपको एक एग्जांपल करा देता हूं, Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। तो अब जब आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो होता क्या है कि रिएक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स है उनको हमें बैलेंस आउट करना होता है जो हमारे प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम एक है, यहां पे भी एक मैग्नीशियम है, तो ये तो बैलेंस आउट है। बट यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी गई है और ये अभी बैलेंस नहीं हुई है। अब हम सीखेंगे कि उसको बैलेंस आखिर कैसे करते हैं। तो अनबैलेंस से आप यहाँ पे एक चीज समझ रहे हैं कि दोनों साइड पे मासेस जो है वो सेम नहीं है, इसलिए उन्हें हम कह रहे हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। नाउ यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज ही हमें, ये लॉ की वजह से ही हमें पता चल रहा है कि भैया वो जो हमारी रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताई थी वही लिखा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप उस कोई भी रिएक्शन को लिख रहे हैं।
तो यहां पे अब हमारा टास्क क्या हो जाता है कि हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना है। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये आपकी रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आपने कहीं ना कहीं ये रिएक्शन देखी होगी। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। जी हाँ, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, काफी बेसिक रिएक्शन है और आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस आउट करना है। तो देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन है। तो इससे ही हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमें और आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा टास्क क्या हो जाता है कि हमें इसे बैलेंस करना है। तो देखिए, जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूं जिसकी मदद से आपको रिएक्शन बैलेंस करने में काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले आप उन कंपाउंड्स को देखिए जिनके अंदर मतलब जो हमारे एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे यहाँ पे आप CO2 और C6H12O6 देख रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर ही सिर्फ कार्बन है और किसी भी जो हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट दूसरे वाले या प्रोडक्ट है उनमें कार्बन नहीं है। तो सबसे पहले हमें कार्बन को बैलेंस करना चाहिए। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजन भी सिर्फ H2O और C6H12O6 में है, तो दूसरा हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं और लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है और फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ चारों इसमें, तो उसको बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हमें हो सकती है। अगर हमने C और H को पहले बैलेंस आउट कर लिया तो फिर ऑक्सीजन काफी आसानी से बैलेंस आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने कार्बन को उठाया। अब कार्बन हमारे जो रिएक्टेंट साइड है वो कितने कार्बन है, तो रिएक्टेंट साइड हमारा सिर्फ एक कार्बन है, जबकि प्रोडक्ट साइड वो कितने कार्बन है, तो प्रोडक्ट साइड है वो टोटल 6। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, रिएक्टेंट्स में इंटू 6 कर देना है जहां भी जिस भी कंपाउंड में हमारा कार्बन प्रेजेंट था। तो ये आपका हो जाएगा 6CO2 प्लस यहां पे अभी H2O, मतलब मैं एक बार रिएक्शन वैसी की वैसी लिख लेता हूं क्योंकि अब हम नए इसमें बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने किसको, कार्बन को बैलेंस कर लिया है यहाँ पे 6CO2 करके, ठीक है। यहाँ पे हमारे 6 कार्बन हो गए और यहाँ पे भी C6H12O6 में 6 कार्बन हो गए। अब हमें अगला किसको बैलेंस आउट करना है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट्स में देखें तो अभी सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, जबकि हमारे प्रोडक्ट साइड में टोटल 12 हाइड्रोजन है। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें 2 into 6 करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया। अब आपके रिएक्टेंट्स में भी 12 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट्स में भी 12 हाइड्रोजन है। तो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब हमें देखना है ऑक्सीजन को। तो यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अगर हम यहां पे पहले रिएक्टेंट्स की साइड देखते हैं तो ये हमारे 6 into 2 12 और यहां पे 6 into 1 जो कि है 6। तो 6 plus 12 gives us 18 ऑक्सीजन जो है वो हमारे रिएक्टेंट साइड है। और प्रोडक्ट साइड अगर मैं देखूं तो ये 6 यहां पे है और यहां पे 2 है, टोटल 8 है। अच्छा, अब एक चीज पे गौर करिए, यहाँ पे मैंने कौन कौन से जो हमारे कंपाउंड्स है उनमें मैंने हमारे एलिमेंट्स को बैलेंस आउट कर दिया है। CO2 हो गया है बैलेंस यहाँ पे क्योंकि कार्बन को मैंने बैलेंस किया। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया और C6H12O6 में मैंने हाइड्रोजन और हमारे कार्बन को बैलेंस आउट किया है। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन। अब अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर के लिए चेंज करने के लिए कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं तो कार्बन हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएंगे और फिर हमें यहाँ पे फिर से जाके रिएक्टेंट्स में भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमें सिर्फ इस ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि रिएक्टेंट्स के साइड पे 18 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट्स के साइड में 8 ऑक्सीजन है और 8 में से भी 2 इधर है ना। तो यहाँ पे टोटल हमारे 6 है, तो इनको तो चेंज नहीं कर रहा हूं, इसलिए 8 - 6 यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे और इसमें से भी -6 कर दीजिए, तो ये होगा हमारे 12। तो यहाँ पे भी हमें 2 into 6 करना है, तो तभी जाके ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की साइड बैलेंस आउट होगा। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे भी 6O2। अब आप देखिए यहाँ पे 6 into 2 जो हो जाएगा 12 plus 6 18 और ये भी 6 plus 6 into 2 18। तो यहाँ पे अब बैलेंस आउट हो गया। आपको ऑक्सीजन वाले में कहीं डाउट तो नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार और आपको फिर से समझा देता हूं। यहाँ पे टोटल थे हमारे 6 into 2 12 प्लस 6 into 1 यहाँ पे टोटल थे 18। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली कि यहाँ पे टोटल आपके 8 थे, वो मैंने 8 लिख लिया कि यहाँ पे हम C6H12O6 को अब नहीं छेड़ेंगे। जब हम इसको नहीं छेड़ेंगे तो फिर यहाँ के जो 6 ऑक्सीजन है वो हम नहीं छेड़ रहे, इसलिए वहां से दोनों साइड से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया कि उन दोनों साइड से ऑक्सीजन उतने 6 ऑक्सीजन हटा दिए और बाकी इसको हमें बैलेंस करना है। तो वही चीज मैंने की, यहाँ पे 12 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 into 6 करूंगा तब जाके हमें 12 मिलेगा। तो हमने कहा प्रोडक्ट्स के साइड में 6 मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मैंने O2 के सामने 6 लगा दिया। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कई तरीके की होती है।
उसमें से सबसे पहली जो हमारी बेसिक रिएक्शन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिप्रेजेंट करने का तरीका बेसिक से आप याद रखिए। सबके अगर आपने बेसिक फॉर्म याद रख लिया ना, आपको रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। तो यहां पे हमें देखना है कि रिएक्शन जो है वो हमारे दो या दो से ज्यादा हो। तो यहां पे हमने लिख लिया A प्लस बी, देन वो मिलके बनाते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट। तो ये हमारी जो रिएक्शन हो जाती है वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं एक से ज्यादा और हमारा प्रोडक्ट होता है केवल एक। तो इसका मैं एग्जांपल देख लेता हूं, CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस। तो ये हो जाता है हमारा स्लेक लाइम, आपने सुना ही होगा इसका नाम। ये आपका कब होता है, जब आप CaO जो रहता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको जब आप पानी में मिलाते हैं, इस तरीके की आपने प्रोसेस देखी होगी। अगर आपके घर में मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो उसमें भी आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। तो उसके अंदर जब हम पानी मिलाते हैं तो वो हमें देता है स्लेक लाइम। अब स्लेक लाइम के अगर हम थोड़े टाइम के लिए क्या करते हैं, जब स्लेक लाइम का यूज होता है हमारे व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो इसको अगर हम ऐसे ही हवा में थोड़े टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है ना, वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके कारण जो है व्हाइट वॉश में एक फिनिश सा आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब केमिस्ट्री का आपकी एवरीडे लाइफ में भी काफी ज्यादा यूज है। तो इसी चीज से यूज करते हुए हमारे में हम जो देखते हैं दीवारों में, वो एक प्रकार का फिनिश इसी के कारण आता है। तो यहां पे आपको उम्मीद करता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कुछ ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई ना, CaO प्लस H2O गिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही CaOH होल ट्वाइस यानी कि हमारा स्लेक लाइम फॉर्म हुआ तो हमारी हीट रिलीज हुई, इसलिए उसके कारण हमें वो कंटेनर गर्म लग रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी होती है जो कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कहते हैं। तो जब आप रेस्पिरेशन यानी कि आप मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और तो ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। आपने देखा होगा जो खाद होती है जो कि हम पौधों में यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो वो चीज में भी जब वो थोड़े टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे जो फ्रूट्स के या उस सबके पील्स हो गए, जैसे कि आपका बनाना का छिलका हो गया, तो ये सब चीजें हम एक कंपोस्ट में डाल देते ताकि ये थोड़े समय बाद खाद बन जाए। तो ये जो रिएक्शन भी होती है ना, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि इसके अंदर भी हीट रिलीज होती है। अब हम अगली रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके बन जाते हैं। तो ये जस्ट आपका रिवर्स है क्या बोलते हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। तो यहां पे FeSO4 जो है जब उसको हीट करते हैं तो वो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका एक ही रिएक्टेंट था FeSO4 और उसने कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जैसे कि Fe2O3 देन SO2 और SO3। और रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है। ये चीज आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में होती है, ठीक है, यूज। तो ज्यादातर आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया यानी कि स्लेक लाइम, ये सब मतलब कंस्ट्रक्शन के जितने भी आइटम्स है उनमें यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट देन व्हाइट वॉशिंग। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इन सारे कंपाउंड्स को। देन आपका ये लेड नाइट्रेट हो गया PbNO3 होल ट्वाइस। जब आप उसको हीट करते हैं तो वो Pb ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। NO2 का जो कलर होता है वो लगभग ब्राउन फ्यूम्स होता है। तो जैसे ही आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे ना तो आपको उसमें से ब्राउन फ्यूम्स दिखेगी। तो वो ब्राउन फ्यूम्स होती है हमारी ये NO2 की। तो यहां पे भी आप देखेंगे एक ही रिएक्टेंट था और इसके कई सारे प्रोडक्ट्स थे। यहां भी एक रिएक्टेंट था और इसके कई सारे प्रोडक्ट्स। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पे डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वैसे तो आपकी तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देन होती है एक फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और लास्ट वाली आपकी होती है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल वाली तो मैंने आपको देख ली कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आपने हीट किया तो वो आपका क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी किस में आ गई, थर्मल, क्योंकि हमने उसको हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को तो उसने ये प्रोडक्ट्स दिए। अब फोटोलिटिक रिएक्शंस क्या होती है, तो फोटोलिटिक रिएक्शंस ये आपके सामने है। AgCl को जब आप सनलाइट में ले जाएंगे ना तो वो Ag और Cl2 में अलग अलग बढ़ जाता है।
यानी पे यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुआ, एक आपका रिएक्टेंट था और वो दो प्रोडक्ट्स में हमें दो प्रोडक्ट्स मिल गए उसकी वजह से। सेम जो रिएक्शन होती है वो AgBr में भी होती है, उसको भी हम सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर में अलग हो जाएगा और हमारा Br2 गैस हमें अलग मिल जाएगी। तो जो हमारी, मैंने आपको बताया था, जो हमारी क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, जनरली होती है, ठीक है। ऐसे ही डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो है वो जनरली एंडोथर्मिक होती है। तो जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा था डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऐसा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उस केस में क्या हो रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वहां पे आपकी हो रही थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज्ड, जबकि आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब। तो हीट जब रिलीज होती थी तो हमें कंटेनर जो है वो गर्म लगता था, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जब वो बाहर की सराउंडिंग्स की हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें वो चीज ठंडी लगेगी, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप जब भी कुछ रिएक्शंस के कंटेनर को छुएंगे तो वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ी ठंडी लगेगी। अब इलेक्ट्रोलिटिक जो आखिरी हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन बच गया, थर्मल में आपको बता दिया, फोटोलिटिक बता दिया। इलेक्ट्रोलिटिक में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि H2O को जब आप उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आपको H2 प्लस O2 दो गैसेस में वो आपको प्रोडक्ट्स आपके दो मिल जाते हैं। एक हाइड्रोजन गैस होता है, दूसरा ऑक्सीजन। तो इसको अगर हम बैलेंस कर ले तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास, करंट पास किया गया और वो आपके दो गैसेस में मिल गया, आपको दो गैसेस मिल गई जैसे कि H2 और O2। तो यानी आपने ये पॉइंट समझ गया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम आते हैं तो अगली रिएक्शन आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, A प्लस XY गिव्स AY प्लस X। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, जो भी एक यहाँ पे A प्लस XY था तो हमारा जो X है ना वो थोड़ा सा कमजोर होता है A के मुकाबले। तो अभी A क्या करेगा, कोशिश करेगा उस पर अटैक करे और उसके Y को छीन ले। तो सेम चीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है कि यहां पे क्या होता है, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। तो जब हम Fe प्लस कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो वो बन जाता है FeSO4 प्लस Cu सॉलिड। तो यहां पे क्या हो रहा है, Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, रिएक्टिविटी के मामले में Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या कर रहा है, उसके सल्फेट को छीन ले रहा है और यहां पे हमें मिल जाएगा FeSO4 प्लस Cu सॉलिड। तो ये स्टेटमेंट को आपको याद रखना है कि मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। सेम चीज यहां पे हो रही है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अस लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहां भी क्या हो रहा है, जो हमारा लेड है वो हमारे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को, और कॉपर हमारा अकेला हो जा रहा है। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि एक दूसरे पे अटैक करके उसके पार्टनर को छीन ले रहा था। यहां पे अब दोनों के पास कुछ कोई ना कोई पार्टनर होगा तो इनके पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे क्या होगा आपका, AB प्लस XY गिव्स AY प्लस BX। पहले इसका पार्टनर था B और X का पार्टनर था हमारा Y। तो X ने B को ले लिया और Y ने A को ले लिया। तो इस हिसाब से मैं आपको रिएक्शन के थ्रू दिखाता हूं। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहां पे क्या एक्चुअली हो रहा है, सोडियम ने क्लोरीन के साथ प्रोडक्ट बनाया और Ba ने SO4 के साथ प्रोडक्ट बना दिया। तो देख रहे हैं आप, दोनों ने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लिया। तो यहां पे आपको एक व्हाइट PPT मिल जाता है बेरियम सल्फेट के फॉर्म में, जब आपकी ये रिएक्शन होती है, अकर होती है। तो अब आप देख रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे एक किसी के पास पार्टनर होता था वो, और उसके पार्टनर को वो छीन लेता था क्योंकि वो स्ट्रांग होता था। यहां पे ये दोनों आपस में कुछ एक पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन टाइप कह सकते हैं इसे, कि दोनों अपनी एक आपसी सहमति से अपने अपने जो पार्टनर्स है उनको एक्सचेंज कर देते हैं। अब हम देखते हैं अपनी अगली रिएक्शन, वो है मतलब रिएक्शंस के टाइप, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये एक टाइप की प्रोसेस है जो आपकी केमिकल रिएक्शंस में होती है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप कॉपर में ऑक्सीजन मिलाए तो वो हमें देता है कॉपर ऑक्साइड। अब उस कॉपर ऑक्साइड में अगर आप हाइड्रोजन मिलाए तो वो वापस हमें दे देता है कॉपर प्लस H2O। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जो है उसने गेन किया है। तो जब भी वो ऑक्सीजन को गेन करेगा तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। या तो वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, या फिर वो लूजेस हाइड्रोजन। दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो वो चीज को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
और जब भी वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, यहां पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया और कॉपर बनाया, तो इस केस में हम रिडक्शन कहते हैं। तो या तो वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है या फिर वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो उन चीजों को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल चीज है कि जब भी उसने ऑक्सीजन को गेन किया तो वो चीज ऑक्सीडेशन हो गई, या उसने हाइड्रोजन को लूज किया तो वो ऑक्सीडेशन हो गई, और जब उसने ऑक्सीजन को लूज किया तो वो रिडक्शन हुआ, या फिर उसने हाइड्रोजन को गेन किया तो वो रिडक्शन हो गया। तो अब देखिए, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना तो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया था, इसलिए यहां पे उसने ऑक्सीजन को गेन किया है। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, वो एक न्यूट्रल स्टेट में था। अब उसने कॉपर ऑक्साइड से फिर से ऑक्सीजन चला गया, फिर वो न्यूट्रल स्टेट में पहुंच गया, तो उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, इसलिए यहां पे रिडक्शन हुआ। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपके सामने रिएक्शन है। तो अब इसमें हम अगर देखें कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन। अब Mn के पास ऑक्सीजन है, बट अब उसके पास ऑक्सीजन चला गया, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी रिडक्शन। अब यहां पे HCl था, ये यहां से HCl से Cl2 बन गया, तो यहां पे इसके पास हाइड्रोजन था और इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया, तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देख रहे हैं आप, एक रिएक्शन हुई हमारी रिडक्शन और एक हुई हमारी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो दोनों एक साथ होती है रिएक्शन के अंदर, ये चीज का ध्यान आपको रखना है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं कि हमारी लाइफ में मतलब कहां कहां होता है। तो आपने करोजन देखा होगा, तो करोजन में क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी करोड। तो क्या होगा, आपने वो देखे होंगे, कील आपके घर पे लगी रहती होगी, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उस पर जब बारिश वारिश होती है तो बारिश के बाद उस पर एक लेयर टाइप जम जाती है, ब्राउन ब्राउन कलर की। पहले तो वो काफी शाइनी सा होता है, सिल्वर कलर का टाइप होता है, पर थोड़े टाइम बाद वो ब्राउन सा हो जाता है। तो वो जो ब्राउन ब्राउन सब्सटेंस उसके ऊपर है ना, वो रस्ट होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ है, आपका आयरन जो है वो जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसकी वजह से उसने एक ऑक्साइड बना लिया, और इसकी वजह से जो है हमारा करोजन इफेक्ट हुआ है। तो करोजन से बचने के लिए क्या करते हैं, करोजन से बचने के लिए हम उसके जो सब्सटेंस है उसको पेंट कर देते या उस पर ग्रीस कर देते। इस वजह से उस पर जो ऑक्साइड लेयर है ना वो फॉर्म नहीं होती है, और उसकी वजह से हमारा करोजन नहीं होता है। तो ये चीज आपने देख ली। अब रेंसिडिटी क्या होता है, तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो ये हमारी तो हो गई डेफिनेशन। तो एक्चुअल में आपको बताऊं होता क्या है, तो जो आप लेस के पैकेट खाते होंगे है ना, तो लेस में जो आपके चिप्स रहते हैं ना, उसको अगर आपने गलती से ऐसे खुला पैकेट छोड़ दिया तो थोड़े टाइम बाद आपके वो चिप्स है ऐसे नरम से हो जाते हैं, ठीक है, उसमें वो जो एक करारापन रहता है ना वो नहीं बचता है। उसके बाद आपको टेस्ट में उतना मजा भी नहीं आता है, और उसमें से कुछ प्रकार की स्मेल भी आने लगती है। तो हुआ क्या, उसके अंदर जो है वो चिप्स है उसके अंदर फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उसको हम जो टर्म यूज करते हैं, मतलब साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, उसको रेंसिड बोलते हैं। तो दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपके लेस के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है। तो नाइट्रोजन भरने से क्या होता है, वो ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह पाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आपके चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन भरी जाती है। और ये क्यों भरी जाती है, ताकि उनका स्मेल और टेस्ट चेंज नहीं हो, कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसमें नहीं हो। तो यार उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाए वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने ट्राई किया कि जितने भी आपके एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट दिए उनको हम कवर कर ले इस वीडियो में, और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाएंगे जिसमें आपका चैप्टर एक शॉट के अंदर कंप्लीट होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपको केवल ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको जितना भी आपका 10th का फ्री कंटेंट है वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, सारे चैप्टर्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, आपके जो आपका इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया, साइंस, सोशल, और आपका ऑप्शनल जो कि आपके हिंदी या संस्कृत, वो सब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जितने भी स्कूल के ग्रुप्स हैं उसमें आप इस चैनल को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल को यूटिलाइज कर पाए और ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीख पाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।